नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वजीराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बता दें कि दिल्ली क्षेत्र में यमुना के पानी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली और हरियाणा का पानी मीडिया के आगे दिखाया, तो वहीं सीएम सैनी ने बताया कि वो हरियाणा के पल्ला बॉर्डर का पानी पीकर आए हैं, लेकिन दिल्ली में गंदा पानी पीने के लिए लोगों को केजरीवाल ने मजबूर किया है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि दिल्ली का यही पानी जब फरीदाबाद में मिलता है तो ये पानी और भी गंदा हो जाता है, जिससे ज्यादा लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। एक ये हमारे पल्ला का पानी है जो मैंने पिया है, और मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा दिल्ली के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाते हुए पिछले 10 वर्षों में लोगों का वोट तो लिया, परंतु वोट लेकर के उनके सुविधा में कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर अगर किसी ने किया तो यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया। ये देखिए, ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की लंबे समय से चल रही मांग आखिरकार पूरी हो चुकी है। जहां आपको बता दें कि 100 दिन से जिस अफसर के तबादले की मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब उसे स्वीकार कर लिया है। सरकार ने अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता को तबादला कर उन्हें यमुनानगर का डीसी बना दिया है, और इसके स्थान पर अजय तोमर की अंबाला को नया उपायुक्त यानी कि डीसी नियुक्त किया गया है। आईएएस आनंद शर्मा को महेंद्रगढ़ के जिला म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया है। आईएएस रिपुदमन सिंह नेशनल हेल्थ मिशन से डायरेक्टर नियुक्त किए गए। आईएएस मनोज कुमार को हरियाणा कौशल विकास मिशन का निर्देशक बनाया गया, और परिवहन मंत्री अनिल विज का विरोध जो था वो अब रंग लाया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर इलेक्शन कमीशन द्वारा मारे गए छापे के संबंध में अनिल विज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो लगता है वैसा चुनाव आयोग करता है। इस प्रकार की कार्रवाई सभी चुनाव में आयोग द्वारा की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग को शक होता है या फिर कोई सबूत मिलते हैं तो वही चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। वहीं कांग्रेस के नए प्लान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आजकल राजनीतिक पार्टियों में गद्दारों की बल्ले बल्ले हो रही है, इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, इसी से ही नेता की नेतागिरी चलती है। पार्टियों में गद्दारों की बल्ले बल्ले हो रही है, तो इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। आजकल इन्हीं से ही नेता की नेतागिरी चलती है। कुछ ये होगी इंडिपेंडेंट एजेंसी है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनको जो लगता है वो करते रहते हैं। सभी चुनाव में करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी करते हैं, बाकी प्रदेशों में भी करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोगों के घायल होने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से साबित हुआ
कि यूपी सरकार के प्रयागराज में किए गए इंतजाम जो थे, वो दावे जो थे वो खोखले थे। इस घटना से वहां को सरकार को सबक लेना चाहिए। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल झज्जर से में मीडिया के सवालों का अपने आवाज पर जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में सामने आया कि वहां पर वीआईपी कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता कांग्रेस को शीला दीक्षित के कार्यकाल में भी हुए विकास के काम को लेकर याद कर रही है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। सभी लोग, क्योंकि हमारी धार्मिक परंपरा एक रही है और इसके तहत सभी लोग उसमें स्नान करने के लिए वहां पर गए थे। जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से सरकार बार बार सभी को आने का न्योता दे रही थी, ये इंतजाम वहां पर अच्छे ढंग से नहीं थे। लोगों को करोड़ों की संख्या में वहां पर बुला लिया गया। भगदड़ में बहुत से लोगों की डेथ हुई है। कम से कम रोज हालात हैं कि वहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और जो लोग कुंभ में नहीं जा रहे लेकिन उस रूट से जा रहे हैं, एक एक दो दिन तक वो उसमें जाम में फंसे हुए हैं। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले वर्षों सरस्वती नदी को लेकर काफी कार्य हुए। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। कुंभ स्थली प्रयागराज की तरह पिहोवा भी पवित्र स्थान है और इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का केंद्र भी है और इससे पूरे समाज को, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान होगा। सरस्वती नदी से जुड़ा यह विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि जल ही जीवन है। वर्तमान में भविष्य के लिए जल बचाना चुनौती है, मगर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विषय पर काम कर रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव, मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और एक मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं धूमन सिंह जी और सभी यहाँ की टीम को, जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश में, क्योंकि एक कुंभ का मेला भी प्रयागराज में चला हुआ है। और झज्जर के सिंचाई विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को इन्हीं कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन सिंचाई विभाग के प्रांगण में धरना दिया और नारेबाजी की। आरोप है कि उन्हें पिछले 22 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका गुजारा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि वो लंबे समय से सिंचाई विभागों में अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर कार्यरत है। उनकी संख्या करीब 3 दर्जन है। विभाग में उनके काम तो रोज लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर पूछा था बाबूजी अम्मा जी कैसे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पूछा था बाबूजी। ये तो कुछ नहीं, हमारे विभाग में कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं कच्चे और उनकी 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही और यहाँ जो RLI का एक्शन है उससे 2-3 बार बातचीत हो ली। 2 बार हमने नोटिस दे लिया था धरने का, 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा। और कल जब हम यहाँ धरने पे बैठे तो बातचीत के लिए पहले तो बुलाया नहीं, फिर 2 बंदे भेज दिए कि आ जाओ बातचीत कर लें। और उनको क्या बातचीत नहीं करेंगे तो मेरा क्या करेंगे, मैं तो कुंभ चला जाऊंगा नहाने, और बातचीत नहीं करो। हम केवल इसलिए बैठे हैं कि अगर अधिकारी को 1 तारीख की बजाय 10 तारीख भी हो जाए ना तनख्वाह को, तो घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और फरीदाबाद में सेक्टर 12 हट्टा ग्राउंड में आयोजित सरस आजीविका मेले में आए दिन लोगों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है और मेले में लगे हुए स्टॉल्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आए हस्तशिल्प कलाकारों की कल को भी लोग बहुत खूब पसंद कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि वही पंचायती विभाग के सीईओ जिला परिषद सतवीर मान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार सरस आजीविका मेला फरीदाबाद में लगाया गया है, जिसमें करीब 17 राज्य की सशक्त महिलाओं ने भाग लिया है और इस मेले में करीब 150 से अधिक स्टॉल लगी हुई है, जहां पर महिलाओं द्वारा अपनी कला को प्रदर्शन किया गया है। वो हैं, वो सारे देश भर में सक्रिय हैं। वो गांव से उठी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनके उत्पाद की मार्केटिंग हो और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर अपने उत्पादों को बेच सके। इसकी उद्देश्य से सरस मेला का आयोजन किया जाता है। कब तक चलेगा मेला सर और इसमें कितने स्टॉल लगाए गए? ये 24 जनवरी से शुरू हुआ है और 6 फरवरी तक इसकी क्लोजिंग होगी। और वह एसडीएम जगदीश चंद्र रतिया में निजी स्कूल बसों का आज अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान बसों में स्पीड गवर्नर, बसों पर पीला पेंट, संचालक का नाम, फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक का वैध लाइसेंस, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि जरूरी दस्तावेजों की जांच की। जगदीश चंद्र ने निजी स्कूल संचालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निजी स्कूल संचालक सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार ही वाहन चलाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी स्कूल बसों की चेकिंग की जाएगी। यदि किसी भी स्कूल में बस नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित बस का संचालन किया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इस अवसर पर उनके साथ डीएसपी संजय बिश्नोई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सबकी सेवा करना था। ऐसे देखो, आज हमारी पूरी टीम है जिसमें डीएसपी साहब भी हमारे और आरटी ऑफिस से भी एक पूरी टीम आई है, बीओ साहब हैं, जीएम रोड की तरफ से भी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया है। तो आज हमारे जितने भी स्कूल हैं उनकी बसेज है, उनके सभी का मुआयना कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, कि उसके जो सरकार की हिदायतों के अनुसार क्या उनको सभी कंडीशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। अभी तक कौन कौन कितने स्कूल? हमने अभी 3 स्कूलों की बसेज सभी चेक करी हैं, इसमें जीडी गोइंका, मदर इंडिया और अभी ये अपने पीएल जिंदल। तो अभी पीएल जिंदल की अभी चेक करें, 2 स्कूलों की बसेज चेक होगी। और भिवानी में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी की ओर से भिवानी और बवानी खेड़ा तहसील के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए कड़कती ठंड में पुराने बस स्टैंड से जिला उपायुक्त कार्यालय तक सरकार और जिला प्रशासन विरोधी जोरदार प्रदर्शन करके जुलूस निकाला और जिला उपायुक्त महावीर कौशिक को उनके समाधान के लिए ज्ञापन दिया। प्रदर्शन से पहले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता स्थानीय ठाकुर वीर सिंह पार्क में इकट्ठे हुए और पार्टी की तरफ से एक सभा की, जिसकी अध्यक्षता जिला पार्टी सचिव मंडल सदस्य करतार सिंह ग्रेवाल ने की। आज हमने स्थानीय समस्याओं को लेकर के डीसी साहब को ये ज्ञापन दिया। प्रदर्शन करके हम बातचीत करना चाहेंगे डीसी साहब से कि यहाँ एक तो शहर और कस्बों में, गांव में बड़ी भारी चोरियां हो रही हैं और चोर पकड़े नहीं जा रहे। शहर में भी घंटाघर पे एक दुकान पाड़ी है, बुआनी खेड़ा में भी 2-3 दुकानें पाड़ी है। पहले भी 16 लाख की एक चोरी शहर में कर लिया गया, आज तक उनका पता नहीं लगा। तो चोरियों पर रोक लगाई जाए। हम जिला पुलिस प्रशासन से भी जिला प्रशासन से मांग करते हैं और वो सामान बरामद किया जाए, आगे प्रतिबंध लगाया जाए। का जो हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है, जो सरकार के द्वारा जो झूठे वादे इन्होंने कर रखे हैं, ना तो इन्होंने महंगाई को कम किया है, ना बेरोजगार जो बच्चे घूम रहे हैं बेरोजगारों को काम दिया है, और ना ही खेती बाड़ी के ऊपर जो पड़ रहा है महंगाई का दौर वो ठीक किया इन्होंने। ना बिजली को ना पानी को। शहर के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से लोग सीवर का पानी पीने पे मजबूर है भिवानी के अंदर। और इन बातों को लेके आज हमारी
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में जो भी अगर सरकार इन वादों को पूरा नहीं करती तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कह रही है हम शहर को स्वच्छ शहर बनाएंगे, आप देखोगे शहर के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं, कोई भी आदमी सुखी नहीं है। आप एक चीज देखोगे हमारे चौकों के ऊपर, जैसे हासी गेट का महाराणा प्रताप चौक है, पंडित नेकीराम शर्मा का हमारा घंटाघर चौक है, अगरसेन चौक है, ये सारे के सारे इतने अच्छे चौक थे भी इनमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। इनको तोड़ के उनकी दोबारा मरम्मत की जा रही है, उनको तोड़ के कारण भी इनको कमीशन खाना है। विधायक कुलदीप वत्स झज्जर से अपने हलके के लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद विधायक कुलदीप मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हर समय उड़न खटोले की सवारी करते रहने वाले बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि विज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सीएम के पांव जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, वे धरातल की बजाय आसमां की उड़ाई ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ वत्स ने बीच के अफसरशाही हरियाणा में हावी होने वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो इसमें साबित होता है कि प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने मंत्री और विधायक के साथ साथ आम जनता की भी बुरी तरह से परेशान कर रखा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस प्रदेश का कैबिनेट मंत्री और बहुत सीनियर नेता बीजेपी का है, जब वो बात ये कह रहा है कि अफसरशाही, उन्होंने सरकार पे भी आरोप लगाए हैं। आपने एक बात और कम कर दी, उन्होंने सीधा सीधा इशारा मुख्यमंत्री पे भी किया है। दूसरा, जब एक बात बताइए, इस बीजेपी के मंत्री परेशान हैं, एमएलए परेशान हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता भी त्राही त्राही की हुई है। ये लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। मैं आज फिर कहता हूं, ये ईवीएम की सरकार है और लोग आज छोटे से लेकर बड़े लोग तक, व्यापारी ले, बिजनेसमैन ले, जमींदार ले, मजदूर ले, युवा ले, हर वर्ग इसमें परेशान। और उसने सही कहा अनिल विज ने। भाई सुन रहे आर्किटेक्ट साहब, मुझे 3-4 दिन में शिफ्ट होना, मैं पहले बता रहा हूँ, आज ये होगा। और कुरुक्षेत्र में नगर परिषद के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर डीएसपी पंकज सेतिया ने कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए कहा कि विद्यार्थियों को ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभानी होगी और इस शहर के हर विद्यार्थी को अपना घर समझकर शहर को स्वच्छ रखना होगा। इतना ही नहीं, समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा। और इससे पहले डीएसपी पंकज सेतिया, ईओ अभय यादव, स्कूल प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक रोसा, प्रिंसिपल अनिल मदान ने भी मां भारती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया और विधिवत रूप से दीप शिखा प्रज्वलित करके स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वच्छता को लेकर सटीक जवाब देने वाले विद्यार्थियों को नगर परिषद की तरफ से डीएसपी पंकज सेतिया ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां बहादुरगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कैंप लगाकर जिले भर के किसानों को जागरूक किया गया और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पोशाक अनाज अभियान के तहत किसानों को फसलों को बेहतर तरीके से उगाने की सलाह दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों की पारंपरिक खेतों को बजाय आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने की सलाह दी और ताकि किसानों की आय
दोगुनी हो सके और इसी के साथ आम लोगों को पोषक आहार भी मिल सके। कृषि अधिकारियों ने किसानों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पोशाक अनाज अभियान के तहत मोटा अनाज जैसे बाजरा, चना, कुट्टू, ज्वार और सभी जैसे कि पोषक फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बागवानी विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग ने भी किसानों को भी उन्नत बीज और पशुओं की अच्छी फसलों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में जिले भर के करीब 500 किसानों ने भाग लिया। आज खाद्य सुरक्षा पोषण अनाज के लिए हमने एक दिवसीय जिला स्तरीय कैंप लगाया है भादुगढ़ उपमंडल कृषि विभाग के प्रांगण में। इसमें जिले भर से हमारे पास करीबन 500 किसान उपस्थित हुए हैं, जिनको विभिन्न विभागों की विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ पर अनाज के बारे में बताया गया है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया गया है, पशुपालन विभाग द्वारा अपनी जानकारी दी गई है, मत्स्य विभाग द्वारा अपनी जानकारी दी गई है, बागवानी विभाग द्वारा अपनी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और खबर बाढ़वा से है, जहां पर बिजली आपूर्ति की किल्लत से अघोषित कट्टों से परेशान 5 गांव के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने बीते गुरुवार को गांव काकरौली सरदार बिजली घर पर ताला लगा दिया और वहां पर एकत्रित ग्रामीणों ने कहा कि बिजली खनन अधिक होने से जले हुए 6 MVA के ट्रांसफार्मर और इसी के साथ साथ जगह पुराना ट्रांसफार्मर लगाना अनुचित है। किसानों को कहना है कि यहां अब ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बिजली निगम जानबूझकर उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है। मौके पर पहुंचे बिजली प्रभारी धर्मपाल ने ग्रामीणों को समझाकर उनकी मांग जो है पत्र उच्च अधिकारियों को भेजकर समाधान करने का भरोसा दिया, जिस पर ग्रामीणों ने 5 दिन का समय दिया है। गांव के आदमी इस बात से पीड़ित हैं। लोगों की डिमांड पर पहले यहाँ 6.3 MVA का ट्रांसफार्मर था, लेकिन खपत ज्यादा होने की वजह से लोगों की डिमांड पर 12.6 MVA का ट्रांसफार्मर उसके लिए मंजूरी मिल गई थी। लेकिन अब जल्दबाजी में फिर प्रशासन विभाग ने 6.3 MVA का ट्रांसफार्मर रख दिया, और वो भी जो कि लोगों के वो भी पुराना, जो कि लोगों के साथ अन्याय है। क्योंकि इस तरह से वोल्टेज जब अंतिम छोर पर जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उन पर पूरी वोल्टेज नहीं पहुंचती और यहाँ भी बड़ी दिक्कत रहती है वोल्टेज की। इसलिए लोगों ने एक मांग रखी थी 12.6 का MVA का ट्रांसफर रखा जाए। दोबारा वो रखने से लोगों में रोष है। विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मिढ़ा ने हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर डिप्टी स्पीकर ने नाराजगी जताई है और जल्द ही काम पूरा करके अगस्त से पहले OPD शुरू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बजट की कमी आ रही है और इस पर डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है और कहा है कि इस मामले में पहले क्यों नहीं अवगत कराया गया है। मेडिकल कॉलेज का प्रथम चरण का निर्माण कार्य 560 करोड़ रुपए से होना था, लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर 703 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं दूसरे चरण समेत 1050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनमें जवाब मांगा जाएगा। उसके लिए भी कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जींद से किसी को भी DC साहब उस कमेटी में लगाएंगे और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसमें जींद की बॉडी के 1 या 2 मेंबर रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।